क्वेश्चन नंबर 21। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का आकार कितना होता है? तो ऑप्शन बी 70s। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70s प्रकार का होता है। यह आकार में छोटा होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम झिल्ली रहित एक संरचना है। ठीक है, यानी कि राइबोसोम झिल्ली के बिना एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, साइज से ही प्रोकैरियोटिक की पहचान लिया जाता है। ठीक है, जहाँ पे भी हमको स्टूडेंट 70s दिखेगा, हम प्रोकैरियोटिक बिना सोचे समझे उस पर टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 22। यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का आकार कितना होता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी 80s। यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80s प्रकार का होता है, यानी कि 80s प्रकार का होता है। यह आकार में बड़ा होता है। यह साइटोप्लाज्म या आर पर पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य केंद्र यही है। और एग्ज़ाम में 70s और 80s को लेकर एक कॉमन ट्रैप होता है। तो आप हमेशा याद रखें, यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का आकार होता है 80s यानी कि 80s के बराबर, और उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का आकार होता है 70s। ठीक है। नंबर 23। केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। यह ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, यानी कि पावर हाउस है ये एक तरह से। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, इसलिए इसे एडवांस ऑर्गेनल माना जाता है। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पदार्थों का आवागमन कंट्रोल करना, यानी कि नियंत्रित करना। कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन को कंट्रोल करती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। जैसे कि एग्जाम में अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो सही आंसर होगा वहाँ पर अर्धपारगम्य। यह कोशिका झिल्ली जरूरी पदार्थों को अंदर तो जाने देती है, लेकिन जो अनावश्यक पदार्थ हैं वो उनको बाहर ही रोक लेती है। इसी कारण इसे सेल कंट्रोल में रहती है। और एक तरह से स्टूडेंट्स आप इसको याद रखें, बहुत ही देसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि जो कोशिका झिल्ली है, एक प्रकार से ये हमारे बॉडी के अंदर कोशिका का द्वारपाल यानी कि गेट कीपर है। क्वेश्चन नंबर 25। कोशिका झिल्ली को किस मॉडल से समझाया जाता है? ऑप्शन बी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, कोशिका झिल्ली को फ्लड मोज़ेक मॉडल से समझाया जाता है। ये मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए फ्लड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो आप भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठें और इसको लिख लें कि ये मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इसके अनुसार झिल्ली कैसी होती है? लचीली होती है। प्रोटीन फास्फोलिपिड पर तैरते रहते हैं, और यह एसएससी में इस मॉडल पर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। ठीक है, मेम्ब्रेन बराबर क्या होगा? फ्लूइड मोज़ाइक। एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं ऐसे क्वेश्चन, सो आप इसको ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 26। कोशिकांगों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन सी विभिन्न जैविक क्रियाएं करना। जो भी जैविक क्रियाएं होती है वो कोशिकांगों के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, हर कोशिकांग का अपना एक अलग कार्य होता है। ये सभी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और इसके बारे में साइटोप्लाज्म के बारे में आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा ही है। कोशिका का सही संचालन कोशिकांगों के द्वारा होता है, इसलिए ऑर्गेनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, राइबोसोम। यानी कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित एक कोशिकांग है। ठीक है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगर हमें एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित एक कोशिकांग है। यह साइटोप्लाज्म और आरईआर पर पाया जाता है। यह झिल्ली रहित एक कोशिकांग है। हर सेल में इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 28। राइबोसोम को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। यह अमीनो अम्लों को जोड़ करके प्रोटीन बनाता है। ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इसे फैक्ट्री कहा जाता है। इसके अलावा जो आत्मघाती थैली है वो किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। पावर हाउस किसे कहता है? तो पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, और नियंत्रक केंद्र किसे कहते हैं? तो याद रखें,
कोशिका झिल्ली को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29, झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है। इस पर कोई झिल्ली नहीं होती है। ये सीधे प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है और ये यूनिक ऑर्गेनल है। यूनिक क्यों है? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक में भी पाया जा रहा है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। ये मेम्ब्रेन नहीं है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या नहीं है? मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है? तो ऑप्शन सी लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स में नाभिक नहीं होता है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी। ठीक है, इसमें अगर नाभिक नहीं होता तो कौन होता है? इसमें होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ये स्तनधारी जीवों की एक विशेषता है। आरबीसी जैसे स्टूडेंट्स आप देखें तो आप सीधा न्यूक्लियस को भूल जाना। ठीक है, और सही आंसर टिक नंबर 31, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहीं पर एटीपी बनता है और जो ऊर्जा की एक इकाई है। हर सक्रिय कोशिका में इसकी ज़रूरत होती है। इसी कारण ऊर्जा उत्पादन का इसे केंद्र माना जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, एनर्जी अगर आपके दिमाग में आए तो आप इसे सीधा माइटोकॉन्ड्रिया से जोड़ लें, तो आपको इस ट्रिक से थोड़ा याद रह जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 32, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है एटीपी का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है एटीपी बनाना। एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। सभी ऊर्जा क्रियाएं एटीपी से ही चलती हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़रूरी है। आप स्टूडेंट्स इस चीज़ को याद रखें इस तरह से, एटीपी बराबर एनर्जी बराबर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक तरह से चेन की तरह आप इसे याद रखें, एटीपी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी विशेषता सही है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोहरी झिल्ली यानी कि डबल मेम्ब्रेन और अपना डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिकांग है, यानी इसके पास डबल मेम्ब्रेन है। इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम भी होता है। इसी कारण इसे अर्ध स्वायत्त कहा जाता है। यह यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे याद रखें, डबल मेम्ब्रेन प्लस ओन डीएनए, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे आप अपने दिमाग में ऐसे फिक्स कर लो। क्वेश्चन नंबर 34, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की मोड़दार संरचना क्या कहलाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की मोड़दार संरचना को क्रिस्टे कहते हैं। क्रिस्टे सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। जितनी ज़्यादा क्रिस्टे होगी उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा बनेगी। ये एटीपी उत्पादन में सहायक होती है। ठीक है, क्रिस्टे दिखे तो हमारे को सीधा क्लोरोप्लास्ट, ये मत सोच लेना। क्रिस्टे का मतलब क्या होता है? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की एक आंतरिक मोड़दार झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 35, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी पदार्थों का परिवहन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य पदार्थों का परिवहन करना है। यह कोशिका के अंदर एक जाल जैसी संरचना बनाता है। प्रोटीन और लिपिड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। इससे कोशिका का काम सुचारू रहता है। ठीक है, यानी कि आप ये याद रखें स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर भूल लें तो हमारे को सीधा ई और आर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये किससे जुड़ा होता है? तो ऑप्शन बी राइबोसोम से जुड़ा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम लगे होते हैं। इन्हीं राइबोसोम के कारण इनकी सतह खुरदरी रहती है। आर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषण किसका करता है? प्रोटीन का। यह सक्रिय कोशिकाओं में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, आर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है बी प्रोटीन का संश्लेषण करना, और इसके बारे में आपने पिछले क्वेश्चन में भी अच्छे से पढ़ा है। आर का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रोटीन आगे गोल्जी बॉडी तक भेजे जाते हैं। इससे शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन बना और आर इन्वॉल्व रहा, आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है?
तो सही आंसर है ऑप्शन सी, लिपिड और झिल्ली का निर्माण करना। एसईआर का मुख्य कार्य लिपिड और झिल्ली का निर्माण करना है। इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए यह स्मूथ होती है, चिकनी होती है। यह डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। यकृत कोशिकाओं में एसईआर अधिक होता है। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, अलग क्वेश्चन आए, यकृत कोशिकाओं में एसईआर कैसा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, तो सही आंसर है ज़्यादा होता है। और क्या ये जो कोशिकाएं हैं एसईआर, क्या इस पर राइबोसोम पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, एसईआर की सतह चिकनी क्यों होती है? पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताया था, एसईआर की सतह चिकनी इसलिए होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं आता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। एसईआर की सतह चिकनी होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति से सतह स्मूथ दिखती है, यानी कि चिकनी दिखती है। यही इसकी एक पहचान है। इससे आरईआर और एसईआर में फ़र्क समझ आता है, यानी कि आरईआर में क्या होता है, राइबोसोम होते हैं और एसईआर में नहीं होते हैं। जहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमें स्मूथ दिखेगा ना, तो एस से स्मूथ और एस से ही हम क्या याद रखेंगे, एसईआर। ठीक है, यानी कि इस पर राइबोसोम एब्सेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 40, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर, प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग। गोल्जी बॉडी प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग करता है। यह उन्हें संशोधित कर सही जगह भेजती है। इसी कारण इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। अभी तक आपने जाना कोशिका का पावर हाउस कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसी प्रकार कोशिका का पोस्ट ऑफिस कौन सा है, तो गोल्जी बॉडी। यह स्राव प्रक्रिया में मदद करती है। ठीक है, एक तरह से पोस्ट ऑफिस से आप इसको याद रख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस गोल्जी बॉडी।